तो हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी और आइस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम शुरू करेंगे सिक्स क्लास की एनसीईआरटी। देखिए, सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की है। शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए और इससे पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, जब इसको हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसमें हम सिक्स क्लास के एनसीईआरटी को शुरू करेंगे सिक्स से, फिर सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। मतलब कि हमें 6 टू 12th, 6 से 12 तक के क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी होंगी और इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी और पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, 6, 7, 8 की अगर जब बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी है। बेसिक क्लियर करने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब आप शुरू ही कर रहे हैं मतलब कि तैयारी आप शुरू कर रहे हैं, या इसमें कह सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है या बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो आप 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें 11th और 12th की एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है। 11 और 12 की जो 4 एनसीईआरटी हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो आप 11-12 पढ़ सकते हैं। नहीं बेसिक क्लियर है, तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़िए। 9th में आप देखेंगे, तो 9th में इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है और वही चीज़ आप देखेंगे, तो भारत के भूगोल की जो कंटेंट है, वो सब कहाँ पे दिया हुआ है? वो सब दिया हुआ है, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी, वहाँ 2 एनसीईआरटी है, एक में भारत के भूगोल की ही बात की गई है, ठीक है? आप 9th पढ़िए और 11th एक साथ पढ़िए, 9th और 11th के एक साथ पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी पहले पढ़ेंगे, फिर 9th की पढ़ेंगे, 10th की पढ़ेंगे, 11th और 12th की पढ़ेंगे। अब एक और बात समझिएगा कि जब हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल कि हम 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद में इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकते हैं, हम उनको करेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने इस तरीके से एमसीक्यू बना के रखे हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, इसमें कि ये एनसीईआरटी बेस्ड मतलब एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज़ हैं, उनको हमने बनाया हुआ है, जो बन सकते हैं क्वेश्चन है। कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन-सा क्वेश्चन है, फिर उसके ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे। कहने का मतलब इतना सा है, पहले हम इसमें चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ने के बाद में फिर जो क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन सकते हैं, उन पे बात करेंगे और जो मेंस में बन सकते हैं, उन पे बात करेंगे। खैर, 6 क्लास की एनसीईआरटी बच्चों के लिए होती है और हम सब पढ़ रहे हैं। नो डाउट आप सबने ग्रेजुएशन कर ही लिया होगा या कर रहे होंगे, तो आपको इतनी समझ होती है कि चीज़ें क्या लिखी हैं वो समझ जाएँ, ठीक है? तो इसमें कहानी जैसी बातें शुरू की गई हैं। आप किसी भी क्लास का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वो 6th पढ़ेंगे, 7th पढ़ेंगे, 8th पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो कहानी से शुरू होती है। मतलब कि वहाँ पर किसी गाँव की स्टोरी दी होती है या किसी फैमिली की स्टोरी दी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे, इस चैप्टर को शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा है, पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया है उसका नाम क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं कि सौरमंडल क्या है? इसको देखते हैं। फिर पृथ्वी उसमें, मतलब कि जो हमारा सौरमंडल है, उसमें पृथ्वी का स्थान कहाँ पर है? ये सारी बातें इसमें बताई गई, ठीक है? तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें 2-3 बातें समझनी होंगी। पहली बात ये समझनी होगी कि जो सौरमंडल है वो क्या है और पृथ्वी क्या है? वैसे तो हम पृथ्वी पर रहते हैं ही, हम सब जानते हैं, बट सौरमंडल क्या है? तो यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, सौरमंडल मतलब कि सोलर सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहाँ जो सोलर से जुड़ा हो। अब पूरे यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड है, वहाँ पर अनंत, अनगिनत सौरमंडल है। उनमें हमारा एक सौरमंडल है जिसमें सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सन क्या है? एक तारा है। सोलर सिस्टम में क्या होता है? स्टार होते हैं, मतलब कि तारा होता है। और उस तारे के आस-पास में, उस तारे के साथ-साथ में बहुत से ग्रह होते हैं। अभी हम समझेंगे तारे और ग्रह में क्या डिफरेंस है। बहुत से ग्रह होते हैं, जिनको हम बोलते बोलते हैं यहाँ पे प्लैनेट होते हैं। और ग्रह होते हैं तो उनके उपग्रह भी होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें, हालाँकि और भी चीज़ें होती हैं जिसमें आप देखेंगे कि क्षुद्रग्रहिका होती है, जिसमें जिसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो सब आगे पढ़ने वाले हैं। तो सोलर सिस्टम की अगर बात करेंगे, तो सोलर सिस्टम का मतलब है एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जहाँ जिसमें तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मतलब कि जो खगोलकीय पिंड हैं, वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर चैप्टर में बात की गई है कि पृथ्वी का जो स्तर है, वो सौरमंडल में क्या है? मतलब कि सौरमंडल में पृथ्वी किस स्थान पर आती है, उसमें क्या है? वो सारी चीज़ें, मतलब कि थोड़ा-सा इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया गया सौरमंडल के बारे में और उसके बाद में पृथ्वी के बारे में बात की गई है। तो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो अगर आप यहाँ पर शुरू करेंगे चैप्टर को, चैप्टर में शुरुआत में ही बच्चों को समझाने के लिए बात की गई है। यहाँ पर लिखा भी है, आओ करके सीखें। यहाँ पर सारी बातें दी हुई हैं। क्लियर? क्योंकि बच्चों को समझाना एक मुश्किल काम होता है, बड़ों को समझना आसान काम होता है। तो बच्चों को कैसे समझेंगे, उसके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स दिया है, आओ करके सीखिए। ये तुम आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला। तो ऊपर आप देखेंगे तो कह रहा है सूर्यास्त के बाद आपने आकाश में कितना अच्छा लगता है देख कर के, ये बच्चों के लिए कि भाई आप रात में लेटते हैं, छत पे देखते हैं कि जो सूर्य नहीं होता है,
तो एक चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा में लाइट होती है, उसके साथ-साथ में बहुत सारे तारे टिमटिमाते रहते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर की। तो कभी-कभी कहते हैं लोग कि वहाँ पूर्णिमा है, कभी-कभी बोलते हैं अमावस्या है, तो ऐसा क्यों होता है? 15 दिन पे पूर्णिमा होती है, 15 दिन में अमावस्या होती है, उन सब की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में इन सभी के बारे में बात की। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो चैप्टर की शुरुआत उस चैप्टर की शुरुआत में क्या बात की जा रही है कि सूर्यास्त होने के बाद में आकाश बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि आप देखते हैं कि अगर बादल-वादल नहीं है, तो अगर बिल्कुल साफ आकाश आप देखते हैं कि चंद्रमा अगर जो अमावस्या नहीं है, मतलब अंधेरी रात नहीं है और अगर पूर्णिमा है, मतलब कि चंद्रमा की मतलब चंद्रमा दिखता है, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा लगता है कि जब तारे टिमटिमाते हैं। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि आप देखेंगे कि आप इतने सारे तारे होते हैं, उनको गणना नहीं कर सकते हैं और वो कुछ को ऐसे होते हैं, बहुत तेज़ी से चमक रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो धुंधले-धुंधले दिख रहे होते हैं, मतलब कि वहाँ पर आप अलग-अलग टाइप के तारे देखेंगे। कुछ देखेंगे, कुछ तारे जैसे चल रहे होते हैं, ये सारी बातें दिखेंगी। तो चंद्रमा भी चमकता हुआ दिखाई देता है, तो ये सारी बातें इसमें तो सबसे पहला सवाल बनता है, चंद्रमा क्या है? जो चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, वो क्या है? उसके साथ-साथ में आप देखेंगे, जो सूर्य है, वो क्या है? वो सारी बातें करें। तो अगर हम इन ओवरऑल सारी चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक बात शब्द आती है यहाँ पर, वो होता है खगोलीय पिंड। इसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? ऐसे पिंड, ऐसी चीज़ें जो आसमान में हमें दिखाई देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आसमान में क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। इसके साथ-साथ जो हमने आपसे बताई कि जो चीज़ें चमकती हैं, वो भी क्या है? तारे। वे सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। रात के समय और क्या चमकता है? तारा चमकता है। तो जो भी चीज़ें हमें आकाश में दिखाई देती हैं, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, वो चाहे वो कोई और तारा हो, उन सबको क्या बोलते हैं? उन सबको बोलते हैं खगोलीय पिंड बोलते हैं। यहाँ तक की बात हमारी समझ से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो वो तो बहुत बड़ा है। अगर पृथ्वी की बात करते हैं, तो सूर्य के कंपेयर में पृथ्वी तो बहुत छोटा है। दूसरी बात, चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा भी हमारा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझिएगा, सूर्य खुद से जलता है। मतलब कि उसको किसी के प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, उस पर किसी की रोशनी नहीं पड़ेगी, मतलब उस पे रोशनी पड़ेगी तब वो जलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सूर्य का अपना प्रकाश होता है और उस प्रकाश से इस सौरमंडल में जो मैंने आपको बताया कि जो सौरमंडल होता है, सौरमंडल में जो ग्रह और उपग्रह होते हैं, उनको जो प्रकाश मिलता है वो कहाँ से मिलता है? उसके तारे से। तो जो हमारा सौरमंडल है, उस सौरमंडल में एक तारा है जिसका नाम सूर्य है, जब वो जलता है इस उससे जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी से पूरे पृथ्वी और पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जो हमारे सौरमंडल में है, उनको ऊर्जा मिलती है। इसके साथ-साथ उपग्रहों को भी ऊर्जा मिलती है। मतलब कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊर्जा और ऊष्मा होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तारा, यानी कि स्टार। तारा क्या होता है? तारा वो होते हैं, जो जिनके पास अपनी ऊष्मा और उनका अपना प्रकाश, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टार या तारा। और जो वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को निकालते हैं और ऐसा ही स्टार क्या है? ऐसा ही सूर्य एक हमारा तारा है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। खगोलीय पिंड है उसमें बहुत सारी बॉडीज़ आते हैं जिसमें ऐसे हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ये हमारे अपना सोलर सिस्टम की बात है और इसमें भी 2 तरीके के हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है वो, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है वो। जिनका अपना प्रकाश होता है, जो किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको तारा बोलते हैं। बाकी ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो उपग्रह भी होते हैं, वो ग्रह भी होते हैं या और कोई खगोलीय पिंड होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक और बात करते हैं। एक और बात इसमें इसका आगे क्या लिखा हुआ है? इसका ये लिखा हुआ है कि भाई अगर सूर्य एक तारा है, तो सूर्य हमसे तो बहुत दूर है। खाली उसका बहुत ही बहुत कम ही ऊर्जा मिलती है। हमको तो इतनी गर्मी लगती है। लेकिन रात में जो तारे दिखाई पड़ते हैं, वो तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। उनकी हमें गर्मी क्यों नहीं लगती? उनसे हमें गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनका भी अपना प्रकाश होगा, उसके उनके भी अपनी ऊष्मा होगी, हमें क्यों नहीं लगती गर्मी? तो इसका सीधा सा आंसर क्या है कि हमसे बहुत दूर है, मतलब कि बहुत दूर प्रकाश वर्ष का हम बात करेंगे अभी आगे चल करके। तो यही बात इसमें लिखी गई है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इससे हमसे बहुत दूर हैं, इस कारण से हमको उष्मा और प्रकाश उनका नहीं महसूस होता और बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। भाई जो चीज़ दूर होगी वो छोटी दिखाई पड़ेगी। बात समझ में आई इतनी? तो आपने ध्यान दिया होगा, इसमें लिखा है आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएँ छोटी दिखाई देती हैं। मतलब दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? चीज़ें छोटी दिखाई देंगी और इसका एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा दिया है। आपने देखा होगा कभी कि एयरपोर्ट पे जाके देखेंगे तो जहाज़ बहुत बड़ा दिखता है। वही जहाज़ जब बहुत ऊँचाई पर होता है तो बहुत छोटा-सा दिखता है। या दूसरा एग्ज़ाम्पल आप देखिए, कभी आप पहाड़ी एरिया पे गए हों, तो आप जैसे-जैसे ऊपर चढ़ते जाएँगे तो आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे देखेंगे तो अगर कार वगैरह चल रही है तो बहुत छोटा-सा खिलौना जैसा लगता है। इसका बढ़िया एग्ज़ाम्पल।
तो यहाँ पर जो रात में तारे होते हैं, वो हमें उस उनके प्रकाश उनका उसमें इसलिए नहीं मिलता है कि हमसे वो बहुत दूर होते हैं। बात समझ में आ गई? यहीं पर एक और बात बोली गई कि भाई क्लस्टर कभी-कभी लगता है कि क्लस्टर है, क्लस्टर का मतलब क्या है? चेन बनी हुई है, बिल्कुल एक चेन बनी है तारों की, उसको क्या बोलते हैं? उस क्लस्टर को वो जो तारे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। मतलब कि आप नक्षत्र मंडल किसको बोलते हैं? नक्षत्र मंडल का यहाँ पर मतलब होता है तारों का समूह। नक्षत्र मंडल क्या होता है? उसको बोलते हैं तारों का समूह, तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह है, उसको क्या बोलेंगे? नक्षत्र मंडल। तो एक नक्षत्र मंडल का नाम भी दिया गया है। वो नाम क्या है? वो नाम ध्यान रखेंगे, अर्शा मेजर या क्या बोलते हैं? बिग बियर, अर्शा मेजर या बिग बियर, ठीक है? और क्या लिखा है? बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है? जिसका नाम है सप्तऋषि। आप बचपन में पढ़ते होंगे या आपने गाँव घर में सुना होगा कि बात करते थे सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत, मतलब 7 तारों का समूह, 7 तारों का समूह जो है उसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। और ये किसका भाग है? तो अर्शा मेजर का ही भाग है, जो कि अर्शा मेजर का भाग है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए, ये 7 दिखाई दे रहे होंगे तारे ऐसे, ये देखिए 7 तारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके सीध में बिल्कुल देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। तो जो सप्तऋषि होते हैं, तो सीध में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ध्रुव तारा दिखाई, ठीक है? और सप्तऋषि जो तारा मंड वो नक्षत्र मंडल है, जो सप्तऋषि है, जो तारों का 7 तारों का समूह है, किसका भाग है? तो अर्शा मेजर जो बिग बियर है, उसका ही भाग। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अभी तक हमने आपको क्या बताया? अभी तक हमने एक बात बताई है। पहले बात बताई हमने कि खगोलीय पिंड में क्या-क्या आता है। फिर वहाँ पर हमने 2 चीज़ों की बात की है। एक ऐसे पिंड जिनकी अपनी अपनी लाइट होती है, दूसरे ऐसे जिनके पे लाइट नहीं होती। जिनकी अपनी लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको ताराएँ बोलते हैं या एक एग्ज़ाम्पल सूर्य भी है और ऐसे जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है और उसमें नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो ग्रह, उपग्रह या और दूसरे कोई खगोलीय पिंड भी कह सकते हैं। दूसरी बात हमने बताई, तारों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्रमंडल बोलते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल क्या है? अर्सा मेजर या बिग बियर उसका एग्ज़ाम्पल है और जो एक तारों का समूह एक है जिसको सप्तऋषि कहते हैं, वो किसका भाग है? वो अर्सा मेजर का ही एक भाग है। यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर मैंने बताया कि आप देखेंगे यहीं पर एक है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? ये उत्तरी दिशा में होता है। ध्रुव तारा क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये उत्तरी तारा है जो उत्तर दिशा को बताता है। आपने गाँव घर में सुना होगा, वहाँ पे लोग कहते हैं कि ध्रुव तारा जो है उत्तर, जिधर ध्रुव तारा चमकता होगा उधर क्या है? उत्तर होता है। ठीक? और प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? रात में जो दिशा मतलब डायरेक्शन जो दिशा निर्धारण का काम करते थे, वो किससे करते थे? तो ध्रुव तारे से ही करते थे क्योंकि वो क्या है? वो फिक्स है। वो कभी बदलता नहीं है और इसकी पहचान किससे की जाती है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सप्तऋषि जो तारामंडल है इससे उसकी पहचान यहाँ की जाती है। सप्तऋषि तारामंडल से उसकी पहचान की जाती है और वो फिक्स होता है कभी कभी उसका दिशा बदलता नहीं है। यहाँ तक की बात आपने कर ली, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जो ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश नहीं, जिनका अपना प्रकाश नहीं देखो यहाँ पर समझिए मैंने आपको 2 बातें बता दी। एक बात मैंने बताई जो खगोलीय पिंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो खगोलीय पिंड हैं, वो कितने हैं? 2 प्रकार। पहला कौन-सा है? जिसका अपना प्रकाश होता है, प्रकाशिकी और दूसरा कौन-सा है? अप्रकाशिकी। जिसका अपना प्रकाश होता है, वो स्टार है, तारा है। जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, वो क्या है? वो ग्रह भी हो सकता है, उपग्रह भी हो सकता है या क्षुद्र ग्रह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने अभी किसके बारे में जाना? हमने अभी इसके बारे में यहाँ तक पढ़ लिया। के बारे में यहाँ तक पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अप्रकाशिकी पिंड में। अप्रकाशिकी पिंड में सबसे पहली बात देखते हैं किसकी बात करते हैं? ग्रह की। तो मैंने आपको पहले बात बता दी, पहले कौन-सी बात बता दी कि इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। तो जब इनका अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है तो क्या है? ये किसी और पर डिपेंड रहते हैं, किसी और तारे पर डिपेंड रहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको प्लैनेट बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लैनेट बोलते हैं और ग्रीक भाषा में इसे क्या बोलते हैं? प्लैनेटाई शब्द से बना जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण मतलब कि चारों तरफ घूमने वाला। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसे ग्रह जिनके अपने
जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है और चारों तरफ घूमते हैं, उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर क्या बोलेंगे? ग्रह बोलेंगे। और किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? किसी न किसी तारा के चारों तरफ घूम रहे हैं। और इसका बढ़िया-सा एग्ज़ाम्पल कौन-सा है? इसका बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। हम तो उस पे रहते ही हैं। आपको पता होगा कि सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, जब पृथ्वी पर सूर्य सन की लाइट मिलती है, तो दिन होता है, जब पृथ्वी पर सन की लाइट नहीं सूर्य की लाइट नहीं मिलती है, तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है ना? तो पृथ्वी एक ग्रह है और उस पर जो ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है सूर्य से, मतलब कि जो हमारा तारा है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन-सा है? उसका नाम है सूर्य। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार बच्चे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन-सा है? उस तारे का नाम क्या हो गया? उस तारे का नाम हो गया सूर्य, करेक्ट? तारे का नाम क्या है? सूर्य। ठीक है? और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमक मतलब कि बड़ा साफ। अगर आप जैसे हम पृथ्वी पर हैं, रात में देखते हैं चंद्रमा को, तो ऐसा लगता है कुछ दूर बल्ब जल रहा है, बड़ा-सा बल्ब जल रहा है। अगर आप स्पेस से पृथ्वी को देखेंगे तो ये भी वैसे दिखाई देगी। ये भी एक तो खगोलीय पिंड है तो पृथ्वी भी दिखाई देगी ऐसी। कहाँ पर? हम स्पेस से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, ये भी जल रही है चंद्रमा की तरह चमक। हाँ, ये अलग की बात है, जिस साइड में सूर्य होगा उधर उजाला दिखेगा, जिस साइड में सूर्य नहीं होगा, उधर क्या होगा? जिधर रात होगी उधर बात समझ में आ गई इतनी? अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। तो हमने ग्रह देख लिया, पहला ग्रह देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं उपग्रह, इसको अभी पढ़ेंगे बाद में, उपग्रह की बात करते हैं। तो उपग्रह क्या है हमारा? पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। जो हमारे जो हमारी पृथ्वी है, क्या करता है? यहाँ तक की बात हमने आपसे अब हम पढ़ते हैं सौर हमने आपको पहले ही बात बताई कि सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल होता है जहाँ पर सूर्य हमारा जो अपना सौरमंडल है, जिसमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अगर अन्य खगोल की पिंड है, जिसमें जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। मैंने बताया कि हम सबको जो ऊर्जा मिलती है, कहाँ से मिलती है? वो मिलती है सूर्य से। जिससे हमको ऊर्जा मिलेगी फॉर एग्ज़ाम्पल घर में हमको पैसा किससे मिल रहा है? पापा से, मम्मी से मिल रहा है, तो वो घर के मुखिया हो गए। जिससे पैसा मिलेगा मुखिया हो जाएगा। तो हमारे पूरे सौरमंडल में सबको ऊर्जा ने और ऊष्मा कहाँ से मिल रही है? सूर्य से मिल रही है, तो सूर्य क्या हो गया? मुखिया हो गया। अगर से इससे पैसा मतलब इससे ऊर्जा नहीं मिल रही होती तो मुखिया नहीं रहता। तो मुखिया कौन है? जो पावरफुल है यहाँ पर। पावरफुल कौन है? सूर्य है। अगर वो नहीं निकलेगा तो हमारी पृथ्वी पर कोई ऊर्जा नहीं होगी। ऊर्जा भी नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा, जीवन नहीं होगा सब खत्म। बात समझ में आ गई? तो अब एक-एक करके इस पे शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? पहला सवाल, सूर्य क्या है? भाई सूर्य है तारा और क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य है स्टार। तो अभी आपने देखा कि सूर्य क्या है? तारा है। दूसरा, सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया भी तो है। मुखिया क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? हमको प्रकाश और ऊष्मा देता है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, हमसे तो बहुत बड़ा होगा ना, बड़ा नहीं होगा तो फिर मुखिया कैसे बन पाएगा? जब किसी के पास कुछ होगा नहीं तो हमको देगा कैसे वो? तो ये बहुत बड़ा है और इसके खिंचाव से हमारा सौरमंडल पूरा बंधा हुआ है। जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब उसको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा मैं आपको कि हमारा सौरमंडल बना कैसे। यहाँ पर बस सीधा सौरमंडल से बात शुरुआत की जा रही है और वहाँ पर पढ़ेंगे सौरमंडल बना कैसे। कैसे सौरमंडल बना, कैसे हमारी गैलेक्सी बनी, कैसे सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ ठीक है? तो हमको ऊष्मा और प्रकाश देता रहता है और हम इससे अपना पृथ्वी पर सारा जीवन चलाते रहते हैं। और मैंने बताया कि जब सूर्य इस सौरमंडल का एकमात्र तारा है, तो एकमात्र जब तारा है, जब उससे हमको ऊष्मा और ऊर्जा मिल रही है, तो एकमात्र स्रोत भी तो हो गया। एकमात्र क्या हो गया? स्रोत भी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि हमें तो बहुत ज़्यादा इसकी गर्मी नहीं महसूस होती। तो वही बात फिर से रिपीट करी गई जो हमने पहले बताया था, क्योंकि हमसे बहुत दूर है। हमसे बहुत दूर है, इसलिए पृथ्वी पर बहुत थोड़ी मात्रा में हमें उसकी ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है, जिसकी वजह से हम चलते रहते हैं। तो कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सोचिए आप कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है कौन? सूर्य। किससे? हमसे। हमसे मतलब पृथ्वी से। बात समझ में आ गई? तो हमने समझ लिया सूर्य के बारे में। अब बात करते हैं ग्रह के बारे में। तो सूर्य तो एक ही है सूर्य, मतलब तारा तो एक ही है सूर्य। फिर कौन पड़ने वाले? ग्रह। ग्रह कितने हैं टोटल? देखिए, ग्रह है टोटल 8। ग्रह कितने हैं? 8। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण, वरुण मैंने वर्ड यूज़ किया। यहाँ पर अरुण का मतलब क्या? यूरेनस। वरुण का मतलब क्या है? नेपच्यून। अरुण, वरुण। हिंदी में क्या बोलेंगे? अरुण, वरुण। अरुण कौन है? यूरेनस। वरुण कौन है? नेपच्यून। ये क्या है? ये जो नाम दिया हुआ है, ये सूर्य से दूरी के क्रम में है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले यहाँ पर सूर्य है,
आप देख पाएंगे यहाँ पर सूर्य है, दिखाई दे रहा है आपको, सूर्य है, ये सूर्य यहाँ पर है। फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर क्या है, वरुण। 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। कितने ग्रह हैं? पहले 9 थे, अब कितने बचे हुए हैं? 8। ठीक है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ग्रह हैं। अब ग्रह क्या करेंगे? पूरा चक्कर लगाएंगे इसका, सूर्य का। जब चक्कर लगाएंगे तो उनकी अपनी कक्षा होगी। तो सूर्य का चक्कर एक निश्चित पथ पर लगाते हैं कौन? ग्रह। तो उसको क्या बोलते हैं? कक्षा। कक्षा क्या होती है? ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इस दीर्घ वृत्ताकार, ध्यान रखना है इसको, दीर्घ वृत्ताकार, गोल नहीं है, कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ गोल का मतलब क्या है? गोल का मतलब सिर्फ ये ऐसे गोल गोल। ठीक? दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है कि थोड़ा सा इस तरीके, तो इस तरीके। खास बात क्या होगी? अगर पथ गोल होता तो हमेशा सूर्य और जो सन है और जो ग्रह है उनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती, लेकिन नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार है। इसलिए सूर्य और पृथ्वी के या अन्य ग्रहों के बीच की दूरी क्या होती? बढ़ती और घटती रहती। अभी आप आगे पढ़ने वाले इसमें है कि जिसमें आप पढ़ेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? बढ़ेगी भी और क्लियर है। अब एक बात बताइए, मैं मान लो आपको समझाता हूँ बात यहाँ। जैसे मान लो इसी भी देखते हैं, ये है यहाँ पर। तो सबसे पास में कौन सा ग्रह है? अगर आप देखेंगे भाई, सबसे पास में ग्रह कौन सा है? सबसे पास में ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे पास में। बुध क्या है? सबसे पास में, नियरेस्ट, सबसे पास में। ठीक, क्लियर। और सबसे दूर कौन है? तो ये यहाँ पर सबसे दूर है। ठीक है, सबसे दूर, डिस्टेंस में सबसे दूर है। अब एक खुद कॉमन सेंस लगाइए, जब ये सब चक्कर ही लगा रहे हैं सूर्य का, साय लगा रहे होंगे, लगा ही रहे हैं, तो आप खुद सोचिए जो पास में होगा तो जल्दी ना पूरा करेगा अपना चक्कर, और जो दूर होगा वो टाइम ज्यादा लगाएगा। तो जो ग्रह जितना पास में है वो ग्रह उतना ही जल्दी चक्कर लगाएगा, और जो ग्रह जितना दूर है वो उतना ही देर में चक्कर लगाएगा। बात समझ में आ रही थी ना? सूर्य के बाद, सूर्य में, सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में हमने क्या बताया आपको कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। कक्षा कैसी है उसकी? दीर्घवृत्ताकार। जब दीर्घवृत्ताकार है तो ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहेगी। दूसरी बात, जो ग्रह जितना पास में होगा उसका चक्कर उतना जल्दी होगा, और जो ग्रह जितना दूर होगा उसका चक्कर कितना होगा? उतने ही ज्यादा टाइम में होगा। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सूर्य जो है, मतलब जो बुध है, अगर आप देखेंगे तो बुध में देखेंगे, बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, अभी इसके आगे, इसको पढ़ने वाले आगे हैं कि ऐसी गति जो कोई ग्रह अपने अक्ष पर करता है तो क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर करता है उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब परिक्रमा करना, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। कितने दिन में? 88 दिन में पूरा करता है एक चक्कर, है ना? और वहीं पर देखेंगे नेपच्यून कितना लगता है? 164 साल, 164 साल। अगर आप सच्चाई में पूछता है कि सूर्य से दूरी बढ़ने पर उसके परिक्रमण, यहाँ पर क्या लिखा? उसी के परिक्रमण काल में अधिकता हो जाती है या ज्यादा हो जाता है, तो स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही। स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर वही बात बोली गई है कि जो जितना पास में होगा उतना ही क्या होगा? जल्दी चक्कर। इसलिए बुध जो है वो 88 दिन में ही चक्कर लगा लेता है, और जो आखिरी में नेपच्यून है वो कितने दिन में लगाता है? 164 साल में। अब सोचिए, तो साल में चक्कर पूरा करता है। बात समझ में आ गई? अब हम अगर इन ग्रहों की बात कर लें भाई, इन ग्रहों में देखेंगे तो 8 ग्रह दिखाई देते हैं। कौन-कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून दिखाई देता है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा? शुरुआत के 4 ये वाले, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और आखिरी के 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण दिखाई दे रहा है। 4-4 8 हो गए।
बीच में आप देखेंगे यहाँ पर एक डार्क डार्क जैसी चीज़ दिख रही है, तो क्या बोलते हैं? इसको क्षुद्र ग्रहिका बोलते हैं, मतलब कि इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये क्या करती है? ये कहाँ पे है? ये दोनों के बीच में है, मतलब कि सूर्य और एस्टेरॉइड के बीच में, सूर्य और क्षुद्र ग्रहिका के बीच में जो ग्रह हैं, सूर्य और क्षुद्र ग्रहिका के बीच में जो भी ग्रह हैं, उन ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। उनको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और जो ग्रह क्षुद्र ग्रहिका से बाहर हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे बाह्य ग्रह। तो क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे बाह्य ग्रह बोले। बात समझ में आ गई? तो हमारे सौरमंडल में 2 तरह के ग्रह हो गए, एक आंतरिक ग्रह, एक कैसे? बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाह्य ग्रहों में 4 बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण यानी वरुण। बात समझ में आ गई? एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रह आंतरिक ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। जो ग्रह आंतरिक ग्रह हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह, मतलब पृथ्वी के समान। पृथ्वी कैसी? ठोस है, हम रहते हैं, हमें पता है ठोस। तो बाकी तीनों ग्रह कैसे हैं? ठोस है। लेकिन जो वाह्य ग्रह हैं, उन वाह्य ग्रहों को क्या बोलते हैं? जोवियन, मतलब कि बृहस्पति जैसे। वहां पे क्या है? ये जो इधर के 4 ग्रह हैं, 5 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों में गैसों की मात्रा ज्यादा, गैसों की मात्रा, गैसियस इनको बोल सकते हैं कि प्लेनेट है, यहाँ पे गैसों की मात्रा। अभी आगे पढ़ने, मतलब 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि इधर 4 में गैस रह गई, इधर 4 में नहीं रह गई। ये चीज़ वहाँ पर है, तो आप पढ़ लीजिए, ये तो मैं पढ़ाऊँगा तो बात बिल्कुल क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आंतरिक ग्रह और कौन से हैं? बाह्य ग्रह। मैंने बताया आंतरिक ग्रह का मतलब क्या है? पार्थिव ग्रह, इनको क्या बोलेंगे? पार्थिव ग्रह बोलेंगे, पार्थिव ग्रह बोलेंगे। और इनको क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह। क्या बोलेंगे? जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह बोलेंगे, पक्का? पृथ्वी तो ठोस है ना, तो चट्टान से बनी होगी, तो चट्टानों से बनी है। और ये दूर हैं, आकार में बड़े हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने। ध्यान रखिएगा, आंतरिक ग्रह चट्टान से बने हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं उनका आकार, अच्छा इनका आकार भी छोटा है। जो आंतरिक ग्रह का आकार भी छोटा है, जो बाहर है मतलब बाह्य ग्रह हैं उनका आकार बड़ा है और गैस और तरल पदार्थ से बने। यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी हमारे ख्याल से। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हमने आपको बताया कि भाई टोटल ग्रह कितने? 8। लेकिन 2006 से पहले, अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह होते थे, कहाँ पर? हमारे सौरमंडल में। तो ऐसा कौन-सा ग्रह है जिसको निकाल दिया गया? किस किस कैटेगरी से निकाल दिया गया? ग्रहों की कैटेगरी से निकाल दिया गया। उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो पहले ग्रहों ग्रहों की लिस्ट में आता था, अब वो ग्रहों की लिस्ट में नहीं आता है। तो क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है बौना ग्रह। प्लूटो क्या बोलते हैं? है। और ये कब हुआ? तो अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी प्राग में। कहाँ पर बैठक हुई थी? बैठक हुई थी प्राग में। प्राग में बैठक हुई थी, इसमें इसको ग्रह का दर्जा, इसके ग्रह का दर्जा से छीन लिया गया और बौने ग्रह का इसको। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर? अब सबको पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी क्रम में कौन से नंबर पर आती है? 1, 1, 2 और 3। पृथ्वी किस नंबर पे आती है? तीसरे क्रम से, सूर्य से बढ़ने पर तीसरे नंबर। लेकिन आकार में, इधर देख लो सारी चीजें, इसमें देख लो सारी चीजें, देखोगे तो क्या मिलेगा इसमें? ये सब छोटे छोटे ग्रह हैं। इधर देखोगे सारे बड़े ग्रह नजर आ रहे हैं। बाह्य ग्रहों में चारों बड़े ग्रह हैं। और पांचवा बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका नाम है पृथ्वी। मतलब कि आकार के बेसिस पे देखेंगे, आकार में पांचवा, आकार में पांचवा और दूरी में तीसरा। आकार में पांचवा, दूरी में तीसरा। आगे की बात करते हैं। अच्छा, हमारी पृथ्वी कैसी, अच्छा जो ग्रह होता, आगे पढ़ेंगे भी। पृथ्वी का जो आकार है उसको क्या बोलते हैं? भू आभ बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, मतलब पृथ्वी के समान आकार। जैसे हम मानते हैं पृथ्वी कैसी? गोल है, सपोज ऐसे गोल मान लो पृथ्वी गोल है, ये तो गोल हो गया, तो इसको गोलाकार बोल देंगे, स्फेरिकल बोल सकते हैं।
लेकिन एक बात आप बताइए, स्फेरिकल अगर होती तो फिर उसका नाम स्फेरिकल होता, भूआब क्यों होता? भूआब क्यों होता? कुछ तो बात होगी। बात इतनी सी है कि हमारी जो पृथ्वी है ध्रुवों पर थोड़ा चपटी, जैसे एक बैलून होता है जो गुब्बारा होता है फुलाते हैं, उसको हल्का सा प्रेस करिए, जैसे यहाँ पर 1 मिनट, जैसे ग्लोब देखिए दिखाई दे रहा है? तो ग्लोब क्या है? अभी आगे ग्लोब पढ़ेंगे, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, मॉडल होता है अर्थ का। तो यहाँ पर आप देखिए जो ग्लोब है, ये ग्लोब में जो ये ध्रुव है, यहाँ पे ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या होता है? ये इसमें तो नहीं दिखा है, लेकिन आप जो पृथ्वी मतलब समझ सकते हैं इसको, कि ये जो ग्लोब है यानी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हल्की सी चपटी हुई, जिसकी वजह से गोला नहीं बन पाई। तो गोला नहीं बन पाई तो क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे पृथ्वी के समान, यानी कि ज़ोइड बोलते हैं। और पूरे सोलर सिस्टम में जीवन कहाँ संभव है? पूरे सोलर सिस्टम में जीवन कहाँ अभी तक संभव कहाँ पाया है? पृथ्वी पर। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि अगर बाकी ग्रहों को देखेंगे तो बाकी ग्रह या तो बहुत ठंडे या तो बहुत गर्म है। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ठंडी होगी, जीवन संभव नहीं होगा। हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में उपस्थित गैसें और जो वायुमंडलीय दशाएँ हैं, उनकी वजह से जीवन संभव हो पाया। मतलब हमारा ग्रह ना तो बहुत गर्म है, ना ही बहुत ठंडा है। यहाँ पर वायु उपस्थित है, यहाँ पर पानी उपस्थित है, यहाँ पर जो जीवन के लिए ज़रूरी गैसें हैं, वो उपस्थित हैं, इसलिए जीवन संभव हो पाया। और अंतरिक्ष से देखने पे क्या होता है, ये नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष देखने पर क्या पड़ता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर लगभग 2 तिहाई पानी है। लगभग 2 तिहाई क्या है? पानी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी को क्या बोलते हैं? इसको ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? एक तो उपग्रह। देखो, चंद्रमा क्या है? अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा क्या है? पहली चीज़, चंद्रमा क्या है? खगोलीय पिंड है। चंद्रमा क्या है भाई? खगोलीय पिंड है। दूसरी बात, कैसा है? अप्रकाशिकी, इनका अपना प्रकाश नहीं है। इनका अपना प्रकाश नहीं है। तीसरा, ये उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का और किसका? पृथ्वी का उपग्रह। मतलब कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है ना? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल है कि कितना है? केवल 1/4। मतलब जितना पृथ्वी का व्यास है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1/4 का व्यास। बात समझ में आ गई? तो सवाल है ये कि भाई इतना बड़ा क्यों लगता है? बड़ा क्यों लगता है? तारे तो इससे बड़े होते तो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आ गया कि तारे हमसे बहुत दूर हैं। आपने देखा कि जो हमारा सूर्य है, वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन वो तो पृथ्वी से भी बड़ा है। लेकिन ये कितना है? इसकी दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। तो ये तो उसके कंपेयर में पास है। तो अगर पास है तो हमें क्या दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर देखिए, पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना करिए, आप साफ-साफ समझ लीजिए वो 15 का लगभग 15 करोड़ के करोड़ किलोमीटर के आस-पास में है। ये 3,84,400 किलोमीटर के आस-पास में, कितना डिफरेंस आता है। तो जो बॉडी जितना दूर होगी वो छोटी दिखाई देगी, जो जितना पास में होगी बड़ी दिखाई देगी। चंद्रमा हमारे पास में है, तो बड़ी दिखाई देती है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर बात की जा रही है, उपग्रह क्या है? अभी मैंने बताया खगोलीय पिंड है, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। और भाई इसको ऊष्मा और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो पृथ्वी के पास खुद ही नहीं है, तो वो कहाँ से चंद्रमा को देगी, है ना? तो पृथ्वी को जहाँ से इसको ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है, वहीं से इसको भी मिलती है। सूर्य इसका सोर्स है। तो सूर्य से इसको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। ये तो हो गए प्राकृतिक उपग्रह। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं और बहुत सारे उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अलग-अलग उद्देश्य से छोड़े जाते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, जो कृत्रिम पिंड होते हैं या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। जाते कैसे हैं? तो ये रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और फिर रॉकेट से भेजने के बाद में फिर वहीं ये पृथ्वी की कक्षा में क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में इनसेट, IRS, एडुसैट, सारे उपग्रह हैं जो कि कृत्रिम उपग्रह। बात समझ में आपको आ गई, ठीक है? यहाँ पर एक इमेज भी दी, ठीक?
अब चंद्रमा के बारे में, भई पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना, ये हम डिटेल में पृथ्वी पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, अगला पूरा चैप्टर इसी पर है। लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो चंद्रमा है वो एक चक्कर का पूरा करता है 27 दिन में। एक चक्कर का पूरा करता है 27 दिन में। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। मतलब कि 2 चीज़ें हो गई, मैंने आपको बताया, एक चक्कर वो होता है जो अपने अक्ष पे होता है, दूसरा चक्कर कौन-सा होता है जो जो अपने ग्रह या सूर्य के चारों तरफ होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में समझिएगा, पृथ्वी अपना सूर्य के चारों तरफ कब चक्कर पूरा करती है? तो 362 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पर कितना एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा कर लेती है। वैसे ही यहाँ पर देखोगे तो चंद्रमा जो है, वो पृथ्वी का जो चक्कर है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में घूमता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है। यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों इसका लगभग क्या है? बराबर। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग आपको दिखाई देता है। इसीलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बन सकती है। क्लियर? चंद्रमा पर लाइफ नहीं हो सकती है क्या? नहीं, लाइफ नहीं है। जीवन वहाँ पर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ पर पानी है और ना ही, और पानी और वायु नहीं होगी तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है? लेकिन इसकी सतह पर बहुत सारे पर्वत, बहुत मैदान, बहुत गड्ढे हैं जो पर छाया जैसे दिखाई देते हैं। जैसे आप देखते हैं रात में एक चंद्रमा में कि वो अंधेरा-अंधेरा सा दिखाई देता है जिसमें खरगोश जैसा बैठा नज़र आता है, ऐसे ही पास में आ गए। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? भाई क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, तारा हमने पढ़ लिया, ग्रह पढ़ लिया, हमने उपग्रह पढ़ लिए। इसके सिवा, इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से छोटे-छोटे असंख्य पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। जैसे आपने देखा भी अभी यहाँ पर, अगर आप देख पाएँ इसमें, जो मैंने रेड लाइन खींची थी ये वाली, तो पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पर, बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे इसमें क्या दिखाई दे रहा है? पिंड दिखाई दे रहा है। ये पूरी जो पट्टी, इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं। पहला सवाल, किसके बीच में? किसके बीच में है? ये बहुत बड़ा सवाल पूछा, किसके बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्षुद्र ग्रहिका या एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रहिका या एस्टेरॉयड किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। यहाँ पर हजारों नहीं, असंख्य, अनगिनत क्षुद्र ग्रह, पर असंख्य क्षुद्र ग्रह इसमें पाए जाते हैं। ये मैंने बता दिया, मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच में। ठीक है? और वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ही भाग होते हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट कर ग्रहों से टूटकर अलग। ये जब आप पढ़ेंगे, मैंने बताया ना 11th क्लास में आप देखेंगे, जो चैप्टर पहला है, दूसरा चैप्टर है, कि जैसा सोलर सिस्टम बना था, उसी बनने के दौरान क्षुद्र ग्रह का भी निर्माण। ठीक है? और एक बचता हमारा उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? अब ध्यान समझिएगा, उल्कापिंड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह समझ गए आप? ये क्षुद्र ग्रह जो पेटी है, क्षुद्र ग्रह का उसके उसमें जो बहुत असंख्य में पिंड है, उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। उल्कापिंड क्या होता है? जो उल्कापिंड होता है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, छोटे पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर को छोटे-छोटे टुकड़ों में उल्कापिंड कहते हैं। अब ध्यान समझिए, जैसे आपने देखा होगा कभी छत पे लेटे होंगे बचपन में, तो उसमें आपने देखा होगा कि रात में ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ एकदम से जली और बुझ गई। पड़ा होगा। वहाँ पर गाँव में लोग कहते हैं कि ये जो जल करके बुझ रहा है, किसी की आत्मा जा रही है ना? किसी की आत्मा जा रही, ऐसी बात। तो उसको पहले नहीं पता था तो समझ लेते थे, लेकिन अब क्या आप समझ गए कि ये कोई वो चीज़ नहीं है जो हम लोग समझते थे। ये क्या है? ये कुछ ऐसे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और हमारे वायुमंडल में आ, जब हमारे वायुमंडल में आए, तो हमारे वायुमंडल में क्या है? गैसेज़ हैं, उनसे घर्षण किया और जलना शुरू हो गया, जल करके राख हो गया। तो बोलते हैं उल्का पिंड। और ऐसा लगता है तारा टूट के गिर रहा है, ऐसा लगता है तारा टूट के गिर रहा है, इसलिए उल्का पिंड को क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उल्का पिंड को क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये कभी-कभी क्या होता है, पृथ्वी के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी पर गिरने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, तो यहाँ पर उपस्थित गैसों से घर्षण करते हैं और इसमें आग निकलना शुरू होती है। तो जब आग निकलती है, तो जलते हुए पृथ्वी के साइड में आते हैं, तो अच्छा लगता है तारा टूट करके पृथ्वी पर आ, और यही बात इस पैराग्राफ में लिखी क्या लिखी है? इसमें ये लिखी है
कि कभी-कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, गिरने वाले होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणामस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी देखेंगे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी-कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, धरातल पर जलकर बहुत सारे जल के राख ही हो जाते हैं, रास्ते में राख हो जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत बड़े होते हैं, जो जलते पृथ्वी पर आकर ठीक है? अब बात करते हैं, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है, जिसको क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा क्या है? इसमें लाखों, करोड़ों, अरबों मतलब कि अनगिनत तारे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? लाखों तारों का समूह। बात करते हैं तो भाई क्या है? लाखों तारों का समूह, लाखों तारों का समूह, लाखों तारों का समूह। आप सोचिए कि जब लाखों तारे हैं, उसमें एक हमारा तारा कौन-सा है? उसमें एक तारा इसका क्या? सूर्य। कितना छोटा-सा, पृथ्वी कितनी सी छोटी है। जबकि हमारे सौरमंडल में ही हमारी पृथ्वी का आकार के हिसाब से 5वाँ स्थान है। तो इस पूरे गैलेक्सी में जबकि जिसको मिल्की वे कहते हैं, ये कितने ज़्यादा तारे और ग्रह होंगे। जब तारे ही अनगिनत हैं, वो करोड़ों में हैं, ग्रह कितने होंगे और उन ग्रहों में लाइफ कितनी होगी, तो इसके बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं है। हम सिर्फ अभी अपने ही जो सौरमंडल है, उसी को जानने की कोशिश लगातार ठीक है? और जो हम अब गैलेक्सी है मतलब कि आकाशगंगा है, आकाशगंगा में बहुत सारे तारे और सब होता है। तो हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग तो हमारा सौरमंडल किसी न किसी आकाशगंगा का तो एक भाग है ही। हमारा सौरमंडल क्या है? इस आकाशगंगा का तो तो हम नदी के समान क्यों बोलते हैं भाई? नदी के समान क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में लोग ऐसा मानते थे कि आपको एक बहती हुई नदी नज़र आती थी इसलिए इसका नाम आकाश में जो गंगा बहती है, तो गंगा बहती है, ठीक है? गंगा का मतलब नदी के सामने कंपेयर कर लिया। तो प्राचीन काल में लोगों ने कंपेयर कर लिया। तो आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण क्या बात बोली है। मतलब कि सबसे बड़ा यूनिवर्स है, सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में बहुत सारी लाखों आकाशगंगाएँ, उन आकाशगंगाओं में लाखों करोड़ों सौरमंडल हैं और उन सौरमंडल में अनगिनत ग्रह हैं और उनमें हमारी एक पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है और समझ में आ गई? तो ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है, को कल्पना करना बड़ा मुश्किल काम है और वैज्ञानिक अभी भी जुटे हैं इसकी जानकारी को समझने में। ब्रह्मांड तो छोड़ दीजिए, अभी तक हमें संपूर्ण जानकारी अपने सौरमंडल के और आस-पास जो सौरमंडल हैं या आस-पास जो गैलेक्सीज़ हैं उनके बारे में नहीं हो पाई है। इसलिए हम यानी कि वैज्ञानिक साथ में चले जा ठीक है? यहाँ पर बहुत बढ़िया एक इमेज दी है, आप समझिएगा। पृथ्वी से सौरमंडल से आकाशगंगा से ब्रह्मांड, ये इसका यहाँ पर एक आध 2 चीज़ें छूट गई हैं जिनको हमें बस समझ लेना चाहिए कि इसमें बात बोली गई है, क्या आप जानते हैं? ये एक पढ़ लीजिए अच्छी चीज़ हो इसमें समझ में आती है। रात में आकाश को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित होता है। मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है, मस्त लगता है एकदम से रात में लेट के बड़ा अच्छा लगता है। इस शहरों में तो कुछ प्रदूषण के कारण जो पॉल्यूशन उसकी वज़ह से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। गाँव में जाएँगे आज ही तो साफ क्लियर आसमान दिखता है। तो इसपे वही बात लिखी रात में आसमान को देख कर के मनुष्य हमेशा बहुत मोहित होता है मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगता है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? खगोलशास्त्री। खगोलशास्त्री किसको बोलते हैं? खगोलशास्त्री कौन होता है? जो खगोलीय पिंडों और उनकी गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। और ऐसे ही खगोलशास्त्री इंडिया में हैं, उनका क्या नाम है? इनका नाम है आर्यभट्ट। क्या क्या नाम है? आर्यभट्ट। और इन्होंने कहा था, क्या कहा था? बड़ी काम की बात। बाद में यूरोप में लोगों ने ये सब प्रूव कर लिया, हमारे यहाँ बहुत पहले का बोला गया था, क्या बोला गया था? सभी ग्रह तथा चंद्रमा सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित प्रकाश सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। जबकि चाहे वो ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, सबका एक ही सोर्स है। और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगी हुई है। अभी तक कुछ बहुत जानकारी इनको हासिल नहीं हो पाई।
इसके बाद यहाँ पर बात की गई है भाई कि भाई ये जो ज्योग्राफी है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम रोज़ करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं, हमें पता भी नहीं चल पाता। जैसे एग्ज़ाम्पल में क्या है, जियोग्राफी, पढ़ ही रहे हैं इसको, जियोग्राफी अंग्रेजी का एक शब्द है, ज्योग्राफी का अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में खैर नहीं पूछेगा बट जानने के लिए जान लेते हैं। ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी के बारे में जानकारी, और ये 2 भाषाओं से मिलकर के बना है। आप देख ही रहे हो, जियोग्राफी, इसमें जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब है लिखना, मतलब कि पृथ्वी के बारे में। अब यहाँ पर कुछ फ़ॉर्मूला दे दिया गया है, जैसे संधि पढ़ते हैं हिंदी में, कि जियो अगर किसी से लगता है, इसका मतलब पृथ्वी हो गया। तो लॉजी मतलब होता है अध्ययन, मेट्रो मतलब होता है मापन, आइड मतलब होता है आकार। तो जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोआइड पृथ्वी के आकार। समझने के लिए बना है, बच्चों के लिए है तो समझने के लिए बना ही है। फिर यहाँ पर क्या था, क्या आप जानते हैं? पौराणिक कहानियों, जो पौराणिक रोमन कहानियाँ हैं, उसमें सोल सूर्य देवता को कहते हैं। सोल किसको बोलते हैं? सूर्य देवता को बोलते हैं। सौर शब्द का मतलब है सौर से संबंधित। सौर का मतलब क्या है? सूर्य से संबंधित, इसलिए नाम क्या है? हमने अभी पढ़ा था, हमारा परिवार क्या है? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम का मुखिया कौन है? सूर्य। तो क्या बोलते हैं? सौरमंडल। क्या बोलते हैं? सौर मंडल उसको बोलते हैं। ठीक है? फिर यहाँ पर कुछ रोचक बातें की गई हैं। रोचक बातें क्या की गई हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न प्रकार के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों पर शक्तिशाली दूरबीन के साथ देखा जाता है, मतलब पृथ्वी से इनको देख सकते हैं। ठीक है? तो इस चैप्टर में इतना ही था। अच्छा, यहाँ पर भी एक दो बातें लिखी हैं कि प्रकाश प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे नॉर्मल पूछ सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पैर, ठीक है, कब? 21 जुलाई 1969। ठीक है? बाकी सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, बता दी हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, उसको देखते हैं। देखिए, बताता हूँ अभी, 1 मिनट। ये देखिए, क्षुद्र ग्रह से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था 2011 में यूपीएससी में। क्वेश्चन क्या कहता है? क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु में क्या अंतर है? अभी आपने पढ़ा, इसके बेसिस पे सही कर सकते हैं। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह होते हैं, सही बात है। धूम ग्रह चट्टानी एवं धात्विक पदार्थों से बंधे हुए जमे हुए गैसों से बने होते हैं, ये सही है, पहला सही है। क्षुद्र ग्रह अधिकतर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकतर शुक्र और बुध ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये तो आपको लगता है कि किसी भी हिसाब से सही है? गलत है। इसके बारे में हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा। है। जो धूमकेतु क्या है, वो कहीं बंधे हुए नहीं है कि मतलब एक बेल्ट में पाया जाए। पहला वाला तो इसमें स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, ये वाला सही। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? धूमकेतु में एक चमकती हुई धूमकेतु में एक चमकती हुई पूंछ दिखाई देती है, जबकि क्षुद्र ग्रहों में ऐसा नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एक और। ठीक है? इसमें पूरा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा मिल रहा है। अगर आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये चीज़ पूरी क्लियरली आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि यूपीएससी में हर साल क्वेश्चन प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से आते हैं। आपका एनसीईआरटी अगर अच्छा है, क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। सब क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि अधिकतर क्वेश्चन हो जाएँगे। बाकी जो बचे क्वेश्चन वो करंट अफेयर के बेसिस पे हो। मेंस में भी अच्छा खासा रोल है एनसीईआरटी का। लेकिन केवल एनसीईआरटी पढ़ कर के मेंस में दिक्कत हो सकती है, मतलब सारी चीज़ें सीधा नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या है, आप करंट अफेयर को पढ़ते रहिए, अपडेट करते रहिए, वहाँ चीज़ें सारी, ठीक है? तो ये चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 हम अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे-जैसे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएँगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? सपोर्ट करते रहिए, अगर कोई सुझाव है तो वो भी देते रहिए। अगर कोई इसमें आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बाद ज़रूर बताइए, आपका मोस्ट वेलकम है। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।